नमस्कार मित्रों। भारत के गणतंत्र के 75 साल पूरे हो गए और देश दुनिया में हम लोग हमारे गणतंत्र का, हमारे संविधान का, हमारे लोकतंत्र का उत्सव मनाते रहे हैं। कभी इसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। और ये बात तो सच भी है। ये जो लोकतंत्र है, गणतंत्र है, ये अंग्रेजों के उस बयान को बार बार खारिज करती है जिसमें कहा गया था कि ये हिंदुस्तानी लोकतंत्र को नहीं चला पाएंगे। लेकिन हम 75 साल से चला रहे हैं। कुछ कमियां होंगी, कुछ खामियां होंगी, कुछ गड़बड़ियां होंगी, लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र के तौर पर और शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन के तौर पर हम व्यवस्था को चला रहे हैं, लोकतंत्र को चला रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गणतंत्र या लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं है। संविधान के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। संविधान क्या है, राष्ट्र क्या है, नेशन स्टेट क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया क्या है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। संविधान क्या बदला जा सकता है, क्या बदले जाने की आशंका है, ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर है ऐसे सवालों पर चर्चा होनी चाहिए और ऐसे मौके पर एक बेहद खूबसूरत, बेहद गंभीर, बेहद विचारों से भरी एक किताब आई, गणराज्य का स्वधर्म। किताब लिखी है योगेंद्र यादव जी ने। योगेंद्र यादव जी से ये उम्मीद की जा सकती है, इसलिए कोई बहुत अचरज नहीं हो रहा। और इस किताब में गणराज्य का स्वधर्म तो है ही, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इस पर योगेंद्र जी की एक बहुत खूबसूरत फोटो है। हमारे मित्र हैं, लेखक हैं, पत्रकार रहे हैं, राजनेता हैं, समाज के साथ जुड़े रहने वाले लोग हैं, सोशलिस्ट भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सेफोलॉजिस्ट भी हैं और चुनावों पर विश्लेषण भी करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई इस किताब के लिए। गणराज्य का स्वधर्म एक तो सामयिक भी है और जो लिखा है आपने वो तो कमाल ही है। सेतु प्रकाशन ने इसको छापा, उसके लिए भी मेरे को लगा कि 400 रुपए इसके लिए कम है। लेकिन बहुत अच्छी किताब है और बहुत समय पर आई हुई किताब है। लेकिन दोनों शब्द जो है ना, बहुत गंभीर शब्द है, गणराज्य भी और स्वधर्म भी। एक बार आपने इसमें किताब में कहीं पर प्रभाष जोशी जी का जिक्र किया तो मुझे याद आया, प्रभाष जोशी जी ने एक किताब लिखी थी, हिंदू होने का धर्म। उस किताब ने भी बहुत लोगों को परेशान किया। मुझे लगता है ये पुस्तक भी बहुत लोगों को परेशान करेगी। ये वैसा है कि जैसे आपने कंकर मार दिया हो एक शांत समुद्र में और कहा कि कब तक आप इसको शांत रखोगे, कुछ जवाब तो देने ही पड़ेंगे। ऐसा क्यों किया आपने? आप तो आराम से रहने वाले लोगों में से हैं, शांति से रहते हैं, मीठे बोलते हैं, क्यों परेशान करते हैं सब? बताइए। शुक्रिया विजय भाई, शुक्रिया बहुत। जो आपने परिचय दिया, खूबसूरत परिचय। मैं वो सब ज्यादातर मेरा पूर्व जन्म है। मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और ये किताब एक राजनीतिक कार्यकर्ता की चिंता से पैदा हुई है। अमूमन ऐसी एक परंपरा सी हो गई है कि राजनीतिक कार्यकर्ता सिर्फ वो उंगली उठाता है, तुम में ये कमी है, तुमने ये गड़बड़ कर दी, सरकार ने, राज ने, सत्ता ने, लेकिन वो भूल जाता है कि इसमें 3 उंगली मेरी अपनी तरफ भी है। तो ये किताब उन 3 उंगलियों की तरफ देखती है जो मेरी अपनी तरफ भी है। ज्यादा फोकस उस पर है। और एक तरह से एक राजनीतिक कार्यकर्ता की जो पीड़ा है, चिंता है, उसका जो आत्ममंथन है, अकबकाहट है, उससे निकली हुई ये पुस्तक है, जिसमें मैंने ये पूछने की कोशिश की है कि हमसे क्या गलतियां। आपने शुरू में कहा कि हमारे देश का लोकतंत्र बहुत महान है, छोटी-मोटी गड़बड़ियाँ हो गई हैं। मुझ जैसे लोगों को लगता है कि गड़बड़ी छोटी-मोटी नहीं हुई है। इस वक़्त हम बहुत गंभीर संकट में हैं। सिर्फ भारत ही संकट में नहीं है, दुनिया के तमाम देशों में इस वक़्त लोकतंत्र संकट में है। आप अमेरिका को ही देख लीजिए, क्या कुछ वहाँ हो रहा है। तो जो लोकतंत्र का संकट है, वो भारत में भी है, मगर मैं उससे ज़्यादा मानता हूँ। आपने कहा गणतंत्र, मगर आपने शायद नोटिस किया होगा, मैंने शब्द जो इस्तेमाल किया वो है गणराज्य। हम गणराज्य आमतौर पे गणतंत्र दिवस का जिक्र करते हैं, गणतंत्र। और वो दरअसल ये खूबसूरती है हमारी भाषा की। अंग्रेजी में एक ही शब्द है रिपब्लिक, जिसके 2 बहुत अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। हिंदी में हमारे पास 2 अलग शब्द हैं और 2 अलग शब्दों से हमें 2 अलग अर्थ निकालने चाहिए। रिपब्लिक का एक बिल्कुल साधारण मतलब ये है जिस देश में राजा ना हो। आजकल दुनिया में लगभग सभी देशों में स्थिति है,
5-10 देशों को छोड़ के कहीं पे भी राजा तो बचे नहीं, तो हर कोई है, हर कोई रिपब्लिक है। और इसलिए रिपब्लिक में अब क्या खास बात रहेगी, कोई इस शब्द की तरफ ध्यान भी नहीं देता। जब हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी, हमें भी बताया गया था कि जिस देश में राजा राज नहीं करता उसको रिपब्लिक कहा जाता है, तो उसमें कोई खास बात है नहीं। तो मैं इसे गणतंत्र बोलता हूँ। एक तंत्र है जहां राजा नहीं है, वो एक न्यूनतम अर्थ है। लेकिन रिपब्लिक का एक दूसरा अर्थ है, यूरोप की परंपरा में भी, हमारे यहाँ भी, वो जहां एक समुदाय हो, जो समुदाय खुद सोचता है, आत्मनिर्णय करता है, अपना भविष्य खुद मिलके तय करता है, वो गण बहुत सुंदर शब्द है हमारी परंपरा से। पहले गणराज्य पुराना शब्द नहीं है, आज हम कहते हैं लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी गणतंत्र, वैशाली गणतंत्र। दरअसल वो गणतंत्र या गणराज्य शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे, गण सिर्फ था, गण या संघ इस्तेमाल किया करते थे। ये जो गणराज्य है ये बहुत गहरा शब्द है, हालांकि नया शब्द है ये भी, ये गहरा शब्द है। ये इशारा करता है कि ये केवल एक तंत्र नहीं है, इसके पीछे एक समुदाय है, उस समुदाय की अपने एक विचार है, और उन विचारों के अनुरूप अपने कल, आज और कल को गढ़ने का जो प्रयास है, वो इसे गणराज्य बनाता है। और इसलिए चूंकि उस गणराज्य का एक विचार है, उस विचार को समझना बेहद जरूरी है। और उस विचार को मैंने स्वधर्म की संज्ञा दी है। स्वधर्म फिर एक ऐसा शब्द है जिससे काफी लोग बचते हैं, किनारा करते हैं। और चूंकि हो गया है कि हमारे देश की जो सोचने की शब्दावली रही है, उससे आधुनिक लोग आजकल किनारा करते हैं धर्म शब्द से भी, क्योंकि धर्म शब्द सुनते ही लगता है कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाला मामला आ गया, जबकि धर्म का दरअसल इससे कोई संबंध नहीं है। धर्म एक जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। आज से 300 साल पहले कोई हिंदू धर्म, इस मुसलमान धर्म, सिख धर्म की बात नहीं किया करता। ये पंथ थे, ये संप्रदाय थे, ये आचार व्यवहार की पद्धतियां थी। धर्म शब्द का इस्तेमाल था वो जो कि किसी भी मजहब में हो सकता है, किसी भी रिलीजन में। दरअसल सिर्फ पिछले 150-200 साल में हमने रिलीजन के पर्याय के रूप में धर्म शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो धर्म शब्द को हमने डाउनग्रेड कर दिया है। स्वधर्म की चर्चा मैं इसलिए करता हूँ, स्वधर्म के बारे में अकबकाहट इसलिए रहती है क्योंकि कई बार ग्रंथों में भी स्वधर्म शब्द का इस्तेमाल जातीय स्वधर्म के रूप में हुआ है, जिसके चलते लोगों के मन में थोड़ा शंका भी रहती है, परहेज भी रहता है। लेकिन देखिए तो कितना खूबसूरत शब्द है। स्वधर्म में कुछ भी जातीय बात नहीं है, जैसे स्वभाव में नहीं है। ये स्वधर्म क्या हुआ, किसी भी देश का ये जो गणराज्य का जो गण है, उस गण का जो वो गण जिसको अपने धर्म के रूप में स्वीकार करे, ऐसी चीज जो करने योग्य है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, इस धर्म का किसी मजहब से कोई संबंध नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, एक्सीडेंट हो गया, सड़क पे आदमी पड़ा था, तेरा धर्म नहीं बनता था उसको अस्पताल ले जाने का, वो धर्म ये है। तो गणराज्य का एक धर्म है, और इस पुस्तक में मैंने कोशिश की है उस धर्म को जितना मैं समझ पाता हूँ निरूपण करने की, और आज के भारत को उस धर्म से उसका मूल्यांकन करने की। क्या हम उस धर्म पे कायम हैं? और मुझे लगता है कि हम कायम नहीं हैं। और न सिर्फ अधर्म हुआ, जहां जहां धर्म होता है अधर्म तो होता ही होता है। सुबह पूजा की, दिन भर जाके बदमाशी की, शाम को फिर 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, ये तो अधर्म है। लेकिन कभी कभी विधर्म का हमला होता है, जो कि आंख में आंख डाल के बोलता है कि ये धर्म क्या है, मैं तो नहीं मानता इसको। उस मायने में विधर्म, फिर ये मजहब और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है इसका। आज जो इस देश में हो रहा है, मैं कहता हूं पहले 50-60 साल इस देश में अधर्म तो चला ही चला, वो तो खैर हमेशा ही हुआ। नाम बड़ी बड़ी चीजों का लिया गया, संविधान और वो सब पालन कहाँ किया गया इस देश में। लेकिन ये जो इतिहास का दौर है, उसमें पहली बार भारत के स्वधर्म को एक नए तरह की चुनौती मिल रही है। आंख में आंख डाल के बोला जा रहा है, ये किसने कहा, ये हम क्यों करेंगे, ये किसने कहा धर्म है, हम तो नहीं मानते इसको। ये एक अलग तरह की चुनौती है, और उस चुनौती को समझने और उसका मुकाबला हम कैसे करें, उस दृष्टि से किताब लिखी गई है। आपने पढ़ी, बहुत बहुत मेहरबानी। ये बहुत सुंदर लिखी है, और अलग अलग चैप्टर्स को अलग अलग तरीके से, लेकिन उसका मूल आधार एक ही है। जैसे एक चैप्टर जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं, जो मैंने खासतौर से देखा कि राष्ट्रवाद, संस्कृति और धार्मिक विरासत की उपेक्षा की सजा काट रहे हैं हम। अब ये पूरा चैप्टर गंभीर चैप्टर है,
और उसमें मैं आपकी बधाई इसलिए देता हूं कि अपने गले में घंटी बांधना मुश्किल का और गिरेबान में झांकी। अपने का मतलब जिन लोगों को हम अपने साथ के सोच समझ के समझते हैं। और ये बहुत आक्रामक सा चैप्टर है मेरे हिसाब से। आपने इतने सीधे सीधे खड़े खड़े सवाल किए हैं कि मैं पॉइंटर्स भी लिख रहा था तो लगा कि कैसे आप, जैसे आपने लिखा कि भाई राष्ट्रवाद, संस्कृति और धार्मिक विरासत की उपेक्षा की सजा में, और एक चीज और, आप जो आइडिया ऑफ इंडिया पर भी जिस तरह से चर्चा करते हैं, फिर जो 3 भूल का जिक्र आप कर रहे हैं कि क्या गलतियां हमने की है, क्या भूल हमने की है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये किताब आपने हमें गालियां देने के लिए क्यों लिखी है और क्या अब हमें सुधरने की जरूरत है। मूल प्रश्न है, आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया। पहले तो मैं चाहता हूं कि आप वो तीनों भूलों का जिक्र आप करें कि क्या गलती, क्या भूल हमने की है। विजय भाई, मुझे लगता है कि राजनीति में जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो पहली प्रतिक्रिया इंसान की होती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक था, सामने वाला गलत है, इसको ठीक करने की जरूरत है। जैसे ट्रंप आ गए हैं तो अमेरिका के तमाम लिबरल को लगता है कि पता नहीं कहां से पाजी आदमी आ गया, हमने जो कुछ किया था ठीक था, ये आदमी आके कुछ गड़बड़ी कर रहा है। लेकिन जो दूसरा, कुछ देर के बाद आप पलट के सोचते हैं क्या मुझसे भी कुछ गलतियां हों। मैं समझता हूं कि आज भारत में हम इस मोड़ पे हैं कि हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा। ये जाहिर है हमारे दोस्तों पे हमला करने की नीयत से तो कतई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आज भी समझता हूं इस देश के स्वधर्म पे हमला है और इस स्वधर्म के हमले का मुकाबला करना, उससे बड़ा धर्म आज कोई हो नहीं सकता। तो मैं तो उन सबके साथ खड़ा हूं। लेकिन मैं, चूंकि हमला बहुत गंभीर है, गहरा है, चूंकि ये हमारी पूरी सभ्यता की विरासत पे हमला है, इसलिए इस वक्त अगर हमने अपने गिरेबान में न झांका तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। मैं समझता हूँ वो समय था जबकि हमें कुछ लोगों को सीख लेना चाहिए था। प्रभाष जोशी जी का जिक्र है, उन्होंने कुछ लिखा था जिससे मैं समझता हूँ काफी मुझे सीख मिली थी उस जमाने में भी। लेकिन अब तो 25 साल से ज्यादा हो गए, हम अब भी नहीं सीखे क्या? कब सीखेंगे हम इन चीजों से? तो इसलिए कोशिश है कि हम अब अपने गिरेबान में, 35 साल के करीब अब तो होने को आए हैं, हम अपने गिरेबान में झांके। और इसलिए जब मैं देखता हूं कि ये क्या, ऐसा क्यों हुआ कि इस देश का जो स्वधर्म है, इस देश के संविधान में जो लिखा हुआ है, क्योंकि इस संविधान और कुछ नहीं है, वो केवल इस देश के स्वधर्म को लिपिबद्ध करने का प्रयास, आज वो इतना असहाय क्यों है? आज वो इतना मजबूर क्यों है? आज इस देश में सर्वधर्म समभाव को बचाना, सभी धर्मों को समान स्थान मिले, इस बात को कहना इतना अजीब क्यों है? देश में लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले इतने असहाय क्यों हैं? 2 उत्तर हो सकते हैं। एक तो ये कि करने वाले बदमाश हैं, बिल्कुल होंगे, लेकिन अगर वो बदमाश हैं तो भाई बदमाशों के हाथ में सत्ता क्यों है? ये तो हो सकता है सारी जनता पागल हो गई हो, या हो सकता है हमसे कुछ गलतियां भी हुई हो। मैं समझता हूं हमारा धर्म बनता है कि हम अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं। और मैंने 3 गलतियां चिन्हित की हैं। पहला, राष्ट्रवाद के प्रति एक तरह की बेरुखी, बेरुखी, विरोध नहीं है, बेरुखी सी, और एक तरह की लज्जा हमारे बुद्धिजीवियों उपेक्षा, में। आपने इसका शब्द इस्तेमाल किया, उपेक्षा है। उपेक्षा उपेक्षा, जी, राष्ट्रवाद को लेके एक थोड़ा सा ऑकवर्डनेस और एम्बेरसमेंट सी थी हमारे बुद्धिजीवियों में एक स्टेज के बाद। नहीं नहीं नहीं, हम राष्ट्रवादी नहीं, हम तो अंतरराष्ट्रीय हैं इत्यादि। अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए हर इंसान के लिए, बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ चीज वो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जर्मनी के राष्ट्रवाद जैसे, जर्मनी के लोगों को जर्मनी के राष्ट्रवाद पे लज्जित होना चाहिए, वैसे भारतीयों को भारत के राष्ट्रवाद पे लज्जित होने का कोई कारण नहीं है। हम दुनिया की सबसे खूबसूरत विरासत के वारिस हैं। मेरा राष्ट्रवाद पड़ोसी पे हमला करने का राष्ट्रवाद नहीं था। मेरा राष्ट्रवाद देश में दुश्मन ढूंढने का राष्ट्रवाद नहीं था। मेरे राष्ट्रवाद ने मुझे साउथ अफ्रीका से जोड़ा, मेरे राष्ट्रवाद ने मुझे फिलिस्तीन से जोड़ा, मेरा राष्ट्रवाद मुझे बांडुंग लेके गया। ये तो दुनिया को जोड़ने वाला राष्ट्रवाद है। तो पहला, राष्ट्रवाद के प्रति जो एक बेरुखी उपेक्षा थी वो। दूसरा, धर्म और धार्मिक संस्कारों के प्रति एक तिरस्कार का भाव था। जी, भारतीय और जो संस्कृति का तिरस्कार जो आपने कहा।
वो एक जी महत्वपूर्ण। जी धर्म के प्रति कुछ ये कि अच्छा धार्मिक लोग हैं, अंधविश्वासी हैं, ये तो मतलब तो बेसिकली सेकुलरवाद की परिभाषा इस तरह से की गई, मानो नास्तिक ना हुए तो तुम क्या सेकुलर होगे, अरे तुम धर्म वर्म में विश्वास करते हो। अब इस देश की 95% जनता करती है, मैं संयोग से नहीं करता, मुझे आज भी ईमानदारी से कहना माना चाहिए। था कि एक अनिश्वरवादी व्यक्ति जी धर्म की व्याख्या ऐसे करे तो थोड़ा आप जी मगर देखिए, अनिश्वरवादी से हैं। हाँ मैं बिल्कुल आप पुरानी परिभाषा में कहें तो मैं बिल्कुल अनिश्वरवादी हूँ, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता और मैं एग्नोस्टिक जिसको कहना चाहिए वो जी, हूँ। एग्नोस्टिक कह लीजिए। लेकिन मेरा किसी चीज में भरोसा नहीं, मैं एक परंपरागत अर्थ में धार्मिक व्यक्ति कतई नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 5000 साल से इस देश में और दुनिया में धर्म नामक जो महासागर है उसमें जो कुछ लिखा गया है उससे सीखने को कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि रामायण मेरे लिए मर्यादा का स्रोत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि महाभारत से बहुत कुछ हम सीखेंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल और कुरान नैतिकता के स्रोत नहीं है। ये थोड़ा ही हो सकता है कि क्योंकि मैं अनिश्वरवादी हूं इसलिए पिछले 5000 साल से दुनिया में कूड़ा था, ऐसा तो नहीं था। और दूसरा, जो आस्थावान लोग हैं उनकी आस्था को समझना और उनकी आस्था का सम्मान करना मेरा काम है, उसे न समझना बहुत बड़ी भूल है। और मैं समझता हूं कि सेकुलर लोगों से जो कई तरह की गलतियां हुई, मैंने कई गिनाई हैं इस किताब में, उनमें से मोटे तौर पे ये है कि हम धर्म धार्मिकता का को समझ नहीं पाए। और एक धार्मिक धर्म, अब विजय भाई, अब मैं जितना सोचता हूं मुझे लगता है कि धर्म कोई विचारधारा नहीं है, धर्म एक भाषा है। जैसे दुनिया की किसी भी भाषा में आप सुंदर प्रेम कविता भी लिख सकते हैं और उस भाषा में गालियां भी दे सकते हैं, उसी तरह से धर्म एक भाषा है जिसके अंदर आप दुनिया के सबसे बुरे कुकृत्य भी कर सकते हैं और दुनिया के सबसे निर्मल सबसे सुंदर चीजें भी वहां हुई हैं ना। तो उस भाषा से मुंह मोड़ लेना, उस भाषा की तरफ पीठ मोड़ लेना, ये समझदारी की बात नहीं। तो ये है। और तीसरा मैंने कहा है हमारी सभ्यता संस्कृति, इस देश की सभ्यता संस्कृति की अनेक धाराएं रही हैं, कोई एक धारा नहीं, अनेक धाराएं रही हैं। और जैसा दुनिया की किसी भी सभ्यता संस्कृति में होता है, बहुत कुछ उटपटांग चीजें भी हैं, बहुत चीजें ऐसी हैं जो शर्म करनी चाहिए, जिसके बारे में हमें, भाई नदी जब ऊपर से पहाड़ से उतरती है, निर्मल पानी लाती है, पत्थर भी लाती है, मिट्टी भी लाती है और कचरा भी लाती है, पर हम नहीं कहते कि इस नदी का पानी नहीं पीऊंगा, हम कहते हैं छान के पीऊंगा। दुनिया की सभ्यता संस्कृति हमेशा ये करती है। हमारी इतनी बड़ी लंबी संस्कृति सभ्यता के बारे समय, हाँ उसका पत्थर साइड में लगाएंगे, कूड़ा छानेंगे और कुछ चीजों को सीधे कूड़ेदान में डालेंगे, लेकिन पानी पीने से इनकार नहीं करेंगे। ये हमने नहीं समझा। और इन तीनों की वजह से हुआ क्या कि इस देश के स्वधर्म के जो वारिस थे वो लगने लगे विदेशी, वो लगने लगे कि ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध है, ये तो मतलब वो। और जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए एक कतरा खून नहीं बहाया, वो राष्ट्रवाद के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। तो ये मेरी चिंता है और इसलिए मैं तीन उंगली जो अपनी तरफ है उसकी तरफ उतना ही ध्यान दे रहा हूं जितना कि एक उंगली सामने वाले की तरफ। सर इसमें किताब में सेक्युलरिज्म पर आपने बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारी चीजें, सेक्युलरिज्म पे बहुत चर्चा हुई है और उसमें आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि सेक्युलरवाद सबसे बड़ा पाखंड है। सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि जो और सब लोग हैं वो मूर्ख हैं, जो नहीं मानते हैं। और फिर दो नए शब्द गढ़े जो आपने जिक्र नहीं किया लेकिन आजकल चल रहे हैं। एक शब्द तो पुराना ही है सेक्युलरिज्म को लेके, जो अडवाणी जी के वक्त में गढ़ा गया, स्यूडो सेक्युलरिज्म का। और अभी जो हमारे नए सेक्युलर लोग हैं उन्होंने एक फ्रॉड नेशनलिज्म का शब्द गढ़ा। तो इन दोनों किताब में आपने इन दोनों शब्दों का शायद इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जब आप लिखते हैं कि सेक्युलरवाद का सबसे बड़ा पाखंड, और सेक्युलर पर बहुत सारी बातें आपने की हैं, कैसे आप इसको देख रहे हैं, इस बहस को? हाँ, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं विजय भाई कि आपत्ति सेकुलरवाद के मूल विचार से कतई नहीं। अगर सेकुलरवाद इस देश में, इस शब्द को भूल जाइए, अगर ये बात कि इस देश में किसी एक मजहब का, किसी एक संप्रदाय पंथ का बोलबाला ना हो,
ये देश में सब धर्मों का सम्मान हो, सब धार्मिक मान्यताओं के लिए जगह हो और कोई एक दूसरे के ऊपर अपने आप को लाद ना सके। इस देश में कोई मकान मालिक और कोई किराएदार नहीं है। तो ये इसमें मेरी 100% आस्था है। सिर्फ आस्था ही नहीं, मैं मानता हूं कि जिस दिन ये देश उस रास्ते से हटेगा, सिर्फ सेकुलरवाद खत्म नहीं होगा, सिर्फ अल्पसंख्यक खत्म नहीं होंगे, हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। ये भारत के भारत बने रहने की अनिवार्य शर्त है कि हम सभी धर्मों को एक समान इज्जत से और राजनीति और सरकार में सबको बराबर हैसियत दें। और मुझे शुरुआत ही ये कहते हुए करनी चाहिए कि पिछले 10 साल में इस चीज को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। आज मुसलमान को लगभग एक 2म दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। ये इस देश की भावना नहीं है। तो मेरा ऐतराज इससे कतई नहीं है। इस मायने में अगर आप सेकुलरवादी कहें तो मैं 100 नहीं 102% सेकुलरवादी। नहीं, आपने सेक्युलरिज्म को बहुत अच्छे से डिफाइन किया वो शब्द, लेकिन बहुत सारे लोगों को चुभ सकता है, इसलिए मैंने इस बात की जी बिल्कुल ठीक। तो ये तो शुरुआत तो ये, लेकिन इस देश में सेकुलरवाद की जिस तरह की राजनीति हुई वो इस सिद्धांत से धीरे धीरे टूटती गई। वो सेकुलरिज्म जो कि शुरू हुआ एक कन्विक्शन के रूप में, सोचिए कितनी हिम्मत चाहिए होगी पार्टीशन के बाद गांधी को खड़े रहने में, नेहरू को खड़े होने में, बड़ी आपको जिगर चाहिए वो करने के लिए जो उन्होंने 1950 के दशक में किया। लेकिन धीरे धीरे वो कन्वीनियंस बनता गया, फिर धीरे धीरे मजबूरी बनती गई, है ना। और मजबूरी क्या कि मुसलमान एक वोट बैंक बन के आपका रह जाए। तो मुसलमान, अल्पसंख्यक सारे नहीं, केवल मुसलमान मुख्यतः, मुसलमान एक तरह से बंधक बन गया। बाकी सब इस देश के अंदर कह सकते थे मुझे शिक्षा दो, रोजगार दो, सड़क दो, स्वास्थ्य दो। मुसलमान सिर्फ इतना ही कह सकता था मुझे सुरक्षा दो। और उसको सुरक्षा अगर महसूस होनी शुरू होती थी तो फिर कहीं दंगा हो जाता था, फिर वो भी सुरक्षा मांगते हुए खड़ा हो जाता था। तो वो सेकुलरिज्म जो कि एक गहरी कन्विक्शन का पवित्र सिद्धांत था, वो अंततः धीरे धीरे करते करते एक पाखंड में परिणत हुआ। ये मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस पवित्र सिद्धांत को हम बचा नहीं पाएंगे, है ना। तो मैंने नहीं कहा सेकुलरवाद पाखंड है, लेकिन सेकुलरवाद के नाम पर इस देश में पाखंडी राजनीति हुई है और उस राजनीति ने इस देश के बहुत लोगों को सेकुलर विचार से अलग किया है। सेकुलरवाद को बदनाम करने में अगर सफलता मिली है तो इन चीजों से सफलता मिली है। इसलिए सेकुलरवाद को एक तरफ तो इस देश के तमाम आस्थाओं से, केवल हिंदुओं के नहीं, मुसलमान, ये सिख, ये तो आस्थावान लोगों का देश है। 99% लोग किसी ना किसी तरह की आस्था रखते हैं। मैं तो 1% की माइनॉरिटी में हूं। तो उसका सम्मान करना, लोगों की आस्था का सम्मान करना, धार्मिक भाषाओं से अपने रिश्ते जोड़ना। हिंदू धर्म की भाषा भी कोई एक भाषा नहीं है, उसके अंदर भी तो दर्जनों भाषाएं, कोई एक त्योहार नहीं है, कोई एक वो नहीं है। इन तमाम विविध धार्मिक परंपराओं का सम्मान करना, इनसे रिश्ता बनाना। और राजनीति में सेकुलरवाद की राजनीति की आवश्यकता है कि एक आप सिद्धांत निष्ठ, आप ये नहीं कर सकते कि इधर तो शाहबानों को किस सवाल पे घुटने टेक दिए, उधर अयोध्या मंदिर का ताला खुलवा दिया। ये सेकुलरवाद नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। अंत में इसका नुकसान होगा, नुकसान हुआ, बहुत गहरा नुकसान हुआ इस देश को। इसलिए इन सवालों पे खुल के ईमानदारी से बोलना, आपने देखा होगा इसमें ओवैसी साहब पे भी मैंने कुछ लिखा है, अकाली दल पे भी लिखा है, क्योंकि केवल हिंदू सांप्रदायिकता के बारे में बोलना पर्याप्त नहीं है, सब सांप्रदायिकताओं के बारे में बोलना होगा, ईमानदारी से बोलना होगा। जी, ये सब 2 शब्द जिन पर पहले भी हमने बोला, सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म, एक ऐसा माहौल गढ़ा गया है कि या तो आप सेकुलर हो सकते हैं या नेशनलिस्ट हो सकते हैं। जी, दरअसल क्या हुआ है कि वही सबसे बड़ी त्रासदी है इस देश की। क्योंकि मैंने कहीं शायद इसमें लिखा भी है, सेकुलरवाद की लड़ाई केवल राष्ट्रवाद की जमीन पे खड़े होकर लड़ी जा सकती है। क्योंकि इस देश, इसी राष्ट्रवाद के हम मायने भूल गए। राष्ट्रवाद का जैसे ही जिक्र आता है, आपको टेलीविजन स्टूडियो कुछ बड़ी मूछ वाले जनरल कुछ बोलते हुए सुनाई देते हैं और हिंदू मुसलमान सारे दिन समय ये बात होती है। भाई, राष्ट्रवाद की पहली शुरुआत ये होती है
कि इस देश में जो अंदरूनी डिफरेंसेस हैं उसको पाटने की कोशिश कीजिए। और देखा होगा आपने, इसमें लेख हैं, अगर इस देश का प्रधानमंत्री वास्तव में राष्ट्रवादी है और होना चाहिए, तो उस प्रधानमंत्री की पहली ड्यूटी होगी कि भैया बांग्लादेश और पाकिस्तान की चिंता करने से पहले कर्नाटका और तमिलनाडु का जो पानी का विवाद है उसको तो सुलझाने की कोशिश कीजिए। पंजाब और हरियाणा में, पंजाब में आपकी पार्टी एक बात बोलती है, हरियाणा में आपकी पार्टी ठीक उसका उल्टा बोलती है। ये सब पार्टियां कर रही है, किसी एक पार्टी को मैं दोष नहीं दे रहा। अरे भाई, राष्ट्रवाद का पहला काम है कि आप ये बंद कीजिए। राष्ट्रवादी की पहली चिंता होनी चाहिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है ना? तो ये जोड़ने वाला राष्ट्रवाद अब बचा नहीं। तमाम भारतीय भाषाओं में कैसे आप एक संबंध बनाएंगे? हिंदी की लठैती से तो राष्ट्रवाद इस देश का मजबूत नहीं होगा। तो पहले तो राष्ट्रवाद का ये धर्म है। और हमारे देश का जो राष्ट्रवाद है वो एक गहरे विचार से बना हुआ राष्ट्रवाद है, जिस राष्ट्रवाद ने पूरी दुनिया के बारे में सोचा, हिम्मत से बोला। आज इस देश के पास पैसा भी है और सामरिक रूप से भी ये देश 70 साल पहले जैसा भारत था उसकी तुलना से ज्यादा मजबूत है, पैसे की दृष्टि से भी, फौज की दृष्टि से भी। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं होती कि अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने यूं खड़ा होकर बोल दे। अरे भाई, आपसे तो बेहतर इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी मेरी आदर्श कभी नहीं रही, मैं ईमानदारी से कहूं, बिल्कुल खुल के कहूं, मेरी कभी आदर्श नहीं रही इंदिरा गांधी। लेकिन 1971 में वो इंदिरा गांधी निक्सन के सामने यूं सर उठा के खड़ी हुई कि किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व होगा, ये देखिए ये मेरा प्रधानमंत्री कर सकता है, ये क्यों नहीं कर सकते आप? तो एक तरफ राष्ट्रवाद का आलाप है, दूसरी तरफ देश को तोड़ने के सारे चक्कर हैं, और आप घुटने टेक के बैठे हुए हैं, जो मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति इस वक्त कर रहा है। कोई शक नहीं कि वो बदतमीज है, कोई शक नहीं कि वो बदमिजाज है, कोई शक नहीं कि वो बिल्कुल बेईमान है। लेकिन आपको तो घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, आपको तो ये सब करने की जरूरत नहीं। खड़े तो हो सकते हो आप, काम का झूठी झप्पी मारने की बजाय ईमानदारी से खड़े तो हो जाओ मेरे दोस्त। वो राष्ट्रवाद होता है इस देश का कहीं। ये क्या राष्ट्रवाद है कि पाकिस्तान पे आप खाली टीवी के स्टूडियो में बैठ के भांज रहे हो तलवारें, है ना? बांग्लादेश पे आप भांज रहे हो, चीन के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही। जहां से असली चुनौती है सुरक्षा की, वहां आपका मुंह में दही जम जाता है और सारा खेल अब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के ऊपर आप उतार रहे हो। मतलब तो टुच्ची हरकतें हैं, ये काहे का राष्ट्रवाद है भाई? तो एक गंभीर राष्ट्रवाद की जरूरत है, और राष्ट्रवाद, सच्चा राष्ट्रवाद यही होगा। सिंपल छोटी सी मिसाल देखिए, किसी घर में कोई व्यक्ति आए और किसी माँ के दो बच्चों का आपस में झगड़ा करवाए, तो माँ क्या कहेगी? पहले दिन अपने बच्चों से कहेगी, बेटा ठीक आदमी नहीं है, इससे बोला मत करो। दूसरी बार अगर वही व्यक्ति आके यही काम करे तो माँ क्या करेगी? कान पकड़ के उसको घर से बाहर निकालेगी, कहेगी खबरदार मेरे घर में अगली बार तू दिखाई दिया तो आप बताइए भारत माँ क्या करे? उसके दो बच्चे हैं, हिंदू और मुसलमान, जो इसमें दिन रात झगड़ा फैलाते हैं। ये राष्ट्रवादी हुए क्या? ये राष्ट्रद्रोह है। सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह ये है इस वक्त इस देश में। क्यों नहीं इसके बारे में हम बोल सकते? तो ये मेरे लिए सच्चा राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद के बारे में शर्मिंदा होना, लज्जित होना, इसको छुपाना, मुझे तो समझ ही नहीं आता क्यों करना चाहिए भाई। ये तो मेरी सबसे बड़ी विरासत है, मेरी पूंजी है। जिन लोगों ने एक कतरा खून ना बहाया, माफी मांगी अंग्रेजों से, उनके सामने मैं लज्जित हूं राष्ट्रवाद को लेके। राष्ट्रवाद, ठीक है। आपने बांग्लादेश का जिक्र 2-3 बार किया। कुछ लोग यही सवाल करते हैं कि बांग्लादेश की चिंता करें तो जो सेक्युलर मित्र हैं हमारे, योगेन जी हैं और सब लोग हैं, वो उस पर चर्चा करते हैं, सवाल करते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं की चर्चा क्यों करते हैं आप, और गाजा के मुसलमानों की चर्चा करें तब आपको ठीक लगता है। गाजा का बैग टाक कर संसद चले जाए तब तो आपको लगता है कि ये बड़ा काम हो रहा है। क्या कंट्राडिक्शन है इसमें? पहली बात, बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुओं की चिंता बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अन्याय हुआ है। पाकिस्तान में अहमदिया लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। बर्मा के जो तो वहाँ के रोहिंग्या हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। श्रीलंका के तमिल जो कि संयोग से हिंदू हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। और किसी भी इंसान को, चाहे जिस भी देश का हो, इन सब सवालों पर बोलना चाहिए। नेपाल में मधेशियों के साथ अन्याय हुआ है,
इन सब सवालों पे बोलना चाहिए। मैं चाहता हूं जो जो भी बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में चिंतित हैं, मैं स्वागत करता हूं। आप चिंतित हैं, लेकिन आपकी चिंता सही है या नहीं है, उसकी पहली परीक्षा ये होगी कि आप अपने पड़ोस में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में चिंतित हैं या नहीं है। आप बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में चिंतित हैं, इसका मतलब है आप मानते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ एक इंसाफ का व्यवहार होना चाहिए, बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, आप अपने देश में कर लीजिए ना, शुरुआत वहां से कर लीजिए। अगर आप पड़ोस में जो हो रहा है वो नहीं दिख रहा आपको, और आपको 10 किलोमीटर दूर जो हो रहा है केवल वो दिख रहा है, तो वो पाखंड है। इसी तरह से गाजा में जो हो रहा है, वो जो बांग्लादेश या भारत में भी जो हो रहा है, उससे कोई तुलना नहीं। गाजा में इस वक्त जो हुआ है, वो उसकी तुलना केवल उससे की जा सकती है जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। ये इतना बड़ा नरसंहार है जिसके लिए मानवता को अगले 500 साल तक शर्मिंदा होना पड़ेगा। विजय भाई, आपके मेरे बच्चे पोते आज से 10 पीढ़ी बाद भी पलट के पूछेंगे, दादाजी जिंदा थे उस जमाने में, क्या उन्होंने कुछ लिखा इस चीज पे, कुछ बोले क्या? है ना? तो ये तो गाजा में जो हो रहा है उसकी तुलना आप किसी से मत कीजिए, केवल यहूदियों के नरसंहार से उसकी तुलना की जा सकती है, उस इतना बड़ा जो हुआ है। लेकिन ये बात जरूर है, जो व्यक्ति केवल गाजा पे बोले और बाकी किसी चीज पे चिंता ना करे, पाखंडी है वो भी। तो पाखंड छोड़िए, केवल एक सिंपल नियम बना लीजिए कि कि जहां भी दुनिया में जहां भी जो भी अल्पसंख्यक प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। चाहे वो कनाडा का सिख हो, चाहे वो न्यूयॉर्क का मुसलमान हो, चाहे वो इंग्लैंड का हिंदू हो, श्रीलंका का तमिल हो, तमिल बांग्लादेश का हिंदू हो, या बर्मा का रोहिंग्या हो, या भारत का मुसलमान हो, मैं ठीक सबके बारे में बराबर बोलूंगा। जो ये कहेगा उसका सम्मान करता हूं, उसका पांव छूना चाहता हूं। एक चैप्टर में लिखा आपने कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर क्यों उदारपंथी असहज हो जाते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है और ये दूसरे लोगों को मौका देता है हमला करने की। सही बात पूछिए, मेरे को बहुत चिंता रही है इस सवाल पे। क्या हो गया है, हमारी एक जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है उसका एक दोष आ गया है। मैं कई चीजों में, जैसे मैंने कहा, इसमें बार बार अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये ज्यादातर जो समस्याएं किसी और की नहीं है, मेरी अपनी समस्याएं हैं। हमारी समस्या क्या हो गई है, हमने एक अजीब सा डिवीजन ऑफ लेबर कर लिया है। पैसा कमाना किसी का काम है, खर्च कैसे किया जाए बताना मेरा काम, मेरा अधिकार है। तो पैसा मनमोहन सिंह कमाएंगे, खर्च कैसे किया जाए ये मैं समाजवादी हूं, मैं आपको बताऊंगा, आप मनरेगा कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। ये तो सही बात नहीं है ना। अगर आपको खर्च करवाना है तो पैसा कमाने का तरीका भी बताइए। ठीक इसी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सोचना किसी और की जिम्मेवारी है, और उसको एक बोल सुरक्षित राष्ट्र में क्या अधिकार मिले वो मैं सोचूंगा, ये भी ठीक नहीं है। दोनों चीज आपको एक साथ सोचनी चाहिए। इसलिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, इस पे हम सब लोग, जो एक प्रोग्रेसिव तबका है, लिबरल तबका है, वो इस सवाल पे ध्यान से सोचे, क्योंकि ये गंभीर सवाल है ना। हकीकत ये कि देखिए, पाकिस्तान का तो सिर्फ इस वक्त नाम है, पाकिस्तान की तो कोई इस वक्त स्थिति नहीं है कि भारत को जी, कुछ कर। बराबर। असली जो चुनौती है चीन से, चीन से जो चुनौती है राष्ट्रीय सुरक्षा की अगले 50 साल की, और चीन की जितनी इस वक्त ताकत है, जितनी इकोनॉमिक माइट है, पूरी दुनिया में आप मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ताकतवर हो। ये आपको सोचना पड़ेगा ना कि वो चीन धड़ल्ले से आपकी जमीन पे कब्जा किए जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में आ रहा है, और जितनी चीन में ताकत है। अब देखिए क्या हो रहा है दुनिया में, किसी को चिंता होनी चाहिए इस सवाल पे। रूस यूक्रेन पे कब्जा कर रहा है, और है कि ये उसका पड़ोस है, इस पे सवाल मत पूछो। अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्जा कर रहा है, सवाल मत पूछो। वो वेनेजुएला के अंदर कुछ कर रहा है, सवाल मत पूछो। तो चीन क्या कहेगा? चीन ताइवान कहेगा मुझसे भी सवाल मत पूछो। मैं ताइवान में क्या करूं, हांगकांग में क्या करूं, अरुणाचल प्रदेश में क्या करूं, सवाल मत पूछो। तो किसी हिंदुस्तानी को चिंता तो होनी चाहिए ना भाई इस सवाल पे। तो इसकी दीर्घकालिक सुरक्षा की क्या नीतियां हों, इसके बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। जिसका मतलब ये नहीं है कि हम उटपटांग बात करना शुरू कर दें, एटमी हथियार चला दो, ये कर दो, वो कर दो। ये तो सब स्टूडियो में कहने की बेवकूफी की बातें हैं। लेकिन दीर्घ काल में एक सुरक्षा नीति हमने नहीं बनाई, इस सवाल पे नहीं सोचा, ये हमारी कमजोरी है। इस सवाल पे हमें सोचना होगा, ये गंभीर सवाल है।
इनसे जुड़ा हुआ और एक मुझे ध्यान आ गया जो आपने जावेद साहब की डिबेट का जिक्र कर दिया कि ईश्वर के अस्तित्व पर बहस जो है बेमायने है, एक तरह से आपने कहा है बहस बेमायने हो। तो एक मुद्दा आपने लिखा है वो मुझे बहुत बड़ा नहीं लगा, हो सकता है आपने उसको अलग रेफरेंस में लिखा है, धर्म चक्र पर चढ़े हुए शेर, रुद्र शेर। तो अच्छा रेफरेंस है उसका। लेकिन जो बड़ी चिंताएं हैं हमारी, उसमें धर्म चक्र पर न्यू इंडिया के रुद्र रूप जो धर्म चक्र का है, शेरों का है, उसकी चर्चा भी है। लेकिन पहले मैं ये क्यों आप चाहते हैं कि जावेद अख्तर ने जो बहस की और जिसका मौका आपको मिला, जिसके लिए निमंत्रण आपको मिला और आप नहीं तैयार हुए, क्या वजह आप मानते हैं? आपने तो बेमौली पूरा चैप्टर देखा, पूरा पढ़ा है। ये उसी बात से जुड़ा है विजय भाई जो मैंने कहा था पहले। अनीश्वरवादी लोग, अनीश्वरवाद होने का पूरा अधिकार है और इस देश में पुरानी परंपरा है। नास्तिक होना इस देश की एक परंपरा, धार्मिक परंपराओं का एक हिस्सा है। नास्तिक लोग भी इस देश में हमेशा रहे हैं, हमारी ये दर्शन है। तो लेकिन आधुनिक युग में क्या हुआ है कि नास्तिक जो लोग हैं, अनीश्वरवादी, नास्तिक भी मैं नहीं कहता, अनीश्वरवादी, उनमें एक अजीब किस्म का अहंकार आ गया है कि हम सही हैं, का इस्तेमाल हमारे साथ विज्ञान है और बाकी सब ये पाखंड, ढोंग और अंधविश्वासी लोग हैं। और मैंने शायद उस लेख की अंतिम पंक्ति मेरी यही है कि ये मानना कि धर्म केवल अंधविश्वास है, ये अपने आप में आधुनिक युग का अंधविश्वास है। मैं समझता हूं कि अनीश्वरवादी लोगों को भी, जैसे हम सोचते हैं धार्मिक लोगों को अनीश्वरवादी लोगों के प्रति एक सहिष्णुता रखनी चाहिए, उसी तरह से अनीश्वरवादियों को भी जो धार्मिक आस्था के लोग हैं उनके प्रति एक सहिष्णुता, समझना ये क्या कर रहे हैं। अंततः देखिए, अंततः तो एक पत्थर की मूर्ति है ना, आप बात पत्थर की मूर्ति से नहीं कर रहे, आप अपने अंदर भीतर से बात कर, अपने भीतर से बात करने के लिए चाहे आप दिया जला लीजिए, चाहे काबा के सामने झुक लीजिए, चाहे किसी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ लीजिए, चाहे ओम का उच्चारण करने, तमाम रास्ते हैं। अंततः आपको अपने अंदर से जुड़ना है और वो अनीश्वरवादी को भी जुड़ना है, उसको भी अपने भीतर से बात करनी है। तो इतना अहंकार काहे का? और ये सवाल कि ईश्वर है कि नहीं है और मैं साबित कर दूंगा कि ईश्वर नहीं है, ये मुझे बहुत, सच कहूं तो बड़ी फिजूल ये बहस लगी। और क्या वक्त था और इसकी क्या आवश्यकता थी। हकीकत ये, जिस चीजों पे चर्चा होनी चाहिए, देखिए ईश्वर है या नहीं, इस पे बहुत गूढ़ दार्शनिक बहसें इस दुनिया में हुई है और वो बेकार की नहीं थी, बहुत गहरी पूरा दर्शन इस आधार पे बना था। ईश्वर के स्वरूप को लेकर भी बहुत गूढ़ बहस हुई है, सगुण है, निर्गुण है, सारी बहसें तो इस पे हुई है, उन्होंने बहस की है। जी, आज के जमाने में जिस बहस की हमें जरूरत थी वो ये थी कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं, जिसमें इस देश के 99% लोग हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपका ईश्वर इसी तरह के पंडे पैदा करता है? क्या आपका ईश्वर इस तरह के मुल्ला की इजाजत देता है? क्या आपका ईश्वर इस तरह के धर्म गुरुओं की इजाजत देता है ना? आज सच बात ये है, कहने को कोई कहता नहीं है, इस देश के तमाम धार्मिक परंपराओं का पतन हुआ है। तमाम धार्मिक परंपराओं में ऐसे लोग धर्म की सिंहासन पे बैठ गए हैं जिनका धर्म और एक स्पिरिचुअलिटी से कोई संबंध नहीं है, ये तो धंधा चल निकला है। सवाल इस पे होना चाहिए था और बहस आप ये कर रहे हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, मुझे बहुत फिजूल चीज लगी। मैं जावेद साहब का बहुत मुरीद हूँ, उनका सलाम, और एक खास तौर पे इसलिए मुरीद हूँ कि मुस्लिम समाज में जो गलत बातें होती हैं, सवाल को खड़े करते हैं, उतना ही खुल के बोलते हैं जावेद साहब जितना कि बाकी चीजों के बारे में। तो मैं उनका मुरीद हूँ, लेकिन किस फालतू चीज में पड़ गए मुझे समझ ही नहीं आया। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और करूं, फिर मैं थोड़ा सा संविधान पर चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि संविधान पर आपने बहुत चर्चा की है और आपने सावरकर और ओवैसी को एक के बाद एक चैप्टर लिख दिया। जब ऊंचा बोलेंगे, मैं सुन नहीं पाया। सावरकर और ओवैसी का चैप्टर और ओवैसी का चैप्टर आपने एक के बाद एक लिखा है। आप सावरकर और ओवैसी का जो भी हो, पसंद है नहीं पसंद है, दोनों को एक लेवल पर रखते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर रखते हैं? ना, वो तो खैर संयोग है। शायद एक चैप्टर सावरकर पे है, एक चैप्टर ओवैसी पे है, तीसरा चैप्टर शायद अकाली दल पे है।
अकाली वो दल तो एक खालसा। संयोग है कि एक के बाद एक हिंदू सांप्रदायिकता की राजनीति, मुस्लिम सांप्रदायिकता की राजनीति और सिख सांप्रदायिकता की राजनीति, तीनों के ऊपर चर्चा है। सावरकर विचारक हैं। मेरे विचार से उनके जो विचार थे वो भारत के स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत हैं, मगर विचारक थे वो मूलतः। ओवैसी विचारक तो नहीं है, वो तो एक आज के जमाने के राजनेता हैं। जो मुख्य बात वहां कही गई है, जो सावरकर के बारे में अध्याय में बात कही गई है, क्योंकि चर्चा आमतौर पे सावरकर के माफी वगैरह पे होती है, वो सब उनकी व्यक्तिगत कमजोरियां थी, जिसपे मैंने बहुत समय नहीं दिया है कि उन्हें अंग्रेजों से जी वजीफा मिलता था, ये सब सच है, लेकिन उस पे नहीं। मैंने केवल कहा है कि उनकी जो हिंदुत्व की अवधारणा है उसमें एक बुनियादी अंतर विरोध है। मैंने केवल उसको रेखांकित किया वैचारिक स्तर पे, क्योंकि वो विचारवान है। जी ओवैसी के बारे में मैंने कहा है कि ओवैसी की जो सांप्रदायिकता है, जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है, हिंदू सांप्रदायिकता और मुस्लिम सांप्रदायिकता की दुकान एक दूसरे के साथ बढ़ती है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जरूरत है। और अकाली दल के बारे में मैंने यही कहा है कि अकाल तख्त ने जिस तरह से अकाली दल की राजनीति में हस्तक्षेप किया, मैंने कहा ये बिल्कुल गैर वाजिब है। हमारे देश में अकाल तख्त जैसी धार्मिक संस्था को किसी एक राजनीतिक पार्टी के अंदरूनी मामले में घुस के उसका एक प्रतिनिधि के तौर पे, उसके एक तरह से पेट्रन के रूप में काम करना, ये कतई गलत है। और इसलिए मैं यही बात जो मैंने आपको पहले कहा, अगर आप इस देश में सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं तो सबके साथ मीठा मीठा तो बोलना होगा, लेकिन सबकी जो गलत बातें हैं सबको उसको भी चिन्हित करना होगा, ईमानदारी से कहना होगा कि ये गलत चीजें हैं, जो मैं कोशिश करता हूँ। जी संविधान पर बात करते हैं। संविधान पर आपने बहुत लिखा है, महत्वपूर्ण भी आज संविधान की चर्चा करना। आपने स्वधर्म लिखा है संविधान, है ना? और कुछ लोग इस पर डिबेट करते रहे एक जमाने में, अभी तो नहीं करते, अब तो सब लोग मान ही रहे हैं संविधान को कि इसमें भारतीय कुछ नहीं है। ठीक है, आपने लिखित अलिखित सब कुछ संविधान की चर्चा कर दी और दुनिया भर के देशों के संविधान की भी चर्चा कर दी। क्या मूल प्रश्न मेरा यह है, क्या आपको लगता है, आप वो 42वें संशोधन से 73-74 तक पर भी आते हैं, इमरजेंसी का भी जिक्र करते हैं, क्या लेकिन ऐसा आपको लगता है कि संविधान खतरे में? एक बहुत बड़ी बात डिबेट हुई अभी जो 2024 के चुनाव को लेकर भी, कि राहुल गांधी जी संविधान को लेकर बड़ा मूवमेंट चलाया और वो अपनी जेब में रखा करते थे, तो उसको एक कॉनोटेशन के साथ कहा गया कि ये तो वो लोग हैं जो संविधान को अपनी जेब में रखते हैं। भाई मैं तो चाहूंगा कि हर हिंदुस्तानी संविधान को अपनी जेब में रखे, क्योंकि जेब जो है उनका आमतौर पे मायने बाएं आप तरफ समझ गए, होती है। उनका मायने आप समझ गए होंगे। मायने कुछ भी हो, बाएं तरफ होती है, दिल के बहुत नजदीक होती है, तो इस वाली जेब में रखें, तो इस वाली जेब में रखा कीजिए, वो दिल के काफी नजदीक रहती है। और अच्छा हुआ कि ये बहस जो बहुत ही फुहड़ किस्म की बहस थी कि संविधान भारतीय है कि नहीं है, वो बहस अपने आप रुक गई है। अब 5-10 साल बाद दोबारा शुरू होगी, क्योंकि जिनको संविधान पचता नहीं है वो किसी ना किसी तरीके से तो दोबारा उठाएंगे। और मैंने उसमें केवल ये बात कही है कि कोई चीज भारतीय है या नहीं है, उसका फैसला इस बात से नहीं हो सकता कि उसमें कितने शब्द किस भाषा में लिखा गया है, कितने शब्द कहाँ से लिए गए हैं। क्योंकि और मैंने उसकी तुलना इससे की है भारतीय सिनेमा। क्या जी, बॉम्बे का बॉलीवुड भारतीय भारतीय सिनेमा सिनेमा। भारतीय है कि नहीं है? टेक्निक बाहर से ली गई है, फिल्म तो हमारा कोई भारतीय परंपरा नहीं है ना। लेकिन आज उस भारतीय सिनेमा का एक खांटी भारतीय चरित्र है। उसमें गाने हो, दुनिया के किसी सिनेमा में इतने गाने नहीं होते जितने हमारे होते हैं। उसकी अलग भारतीय व्याकरण बनी है। तो बाहर से ली गई किसी चीज को हम अपने सांचे में ढालकर खांटी भारतीय चरित्र दे सकते हैं। बॉम्बे सिनेमा उसका एक उदाहरण है। ब्रेड पकोड़ा भी उसी का उदाहरण है। ब्रेड भी किसी की है, उसको हमने पकोड़ा बना दिया है। और भारतीय संविधान भी ठीक उसी मायने में भारतीय है कि हमने बाहर से कुछ कंटेंट लिया, लेकिन उसको गहरे भारतीय बेसन में डुबा के एक शुद्ध हिंदुस्तानी तरीके से तल दिया है, और वो एक बिल्कुल भारतीय बन गया है, भारतीय सिनेमा की तरह। तो खैर वो बहस फिलहाल खत्म हो गई है। संविधान खतरे में है या नहीं है, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। क्या संविधान नामक पुस्तक इस खतरे में है कि कल परसों उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि इमरजेंसी में की गई थी? 42वां संशोधन जो था वो लगभग संविधान खत्म करने की कोशिश थी, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। क्या वैसी कोशिश होने वाली है? वो कोशिश टल गई है, कुछ समय के लिए अब टल गई है, क्योंकि 2024 में बीजेपी ने अपनी उंगली जला के देख ली है। उनको समझ आ गया कि भैया ये तो काम नहीं चलेगा। लेकिन संविधान का केवल ये मतलब नहीं है। संविधान का मतलब ये भी है,
अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन शब्द को बॉडी, डॉक्टर कहता है आपका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा कमजोर है विजय जी, है ना। तो संविधान ये भी है किसी समाज की बुनावट, समाज की राजनीति की, देश की बुनावट। अगर वो बुनावट एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो निश्चित खतरे में है। और अगर संविधान की आत्मा, उसका स्वधर्म है, वो निश्चित खतरे में है। और इसलिए, और चूंकि भारत का संविधान की सबसे बड़ी बात यही है, संविधान दुनिया के हर देश में होता है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी जहां होती है वहां भी संविधान होता है, लेकिन भारत, भारत का संविधान जो है उसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो 2 साल में नहीं लिखा गया था, वो 100 साल में लिखा गया था। 100 साल तक जो चिंतन हुआ था उसका निचोड़ है। और वो जो 100 साल का चिंतन है वो केवल 100 साल के बारे में नहीं है, वो हमारी 3000 साल की सभ्यता, प्राचीन से लेके आधुनिकता। इसमें पता नहीं कितने लोगों ने गीता पे टीका लिखी हुई थी, जिन लोगों ने संविधान में कंट्रीब्यूट किया, कितने लोगों ने कुरान शरीफ की एक नई व्याख्या की थी, ये तमाम लोग उसमें थे। उस 100 साल के चिंतन का निचोड़ है ये संविधान। इसलिए भारत का संविधान भारत के स्वधर्म का निरूपण है। और इसलिए इस संविधान की आत्मा पे हमला, भारत की सभ्यता की आत्मा पे हमला है। वो हमला है, उसके लिए संघर्ष करना होगा और वो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। जी सर, बहुत सारे लोग कहेंगे, अभी नहीं कि आप तो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो संविधान को, जिसका आपने 42वें संशोधन का जिक्र किया, जिन्होंने संविधान के इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 356 को 70-80-100 बार इस्तेमाल किया सरकारों को गिराने के लिए, आजादी को, जिस भी तरह की आजादी थी उसको रोकने के काम किया, और उनके साथ योगेंद्र जी खड़े हुए हैं। अगर इतिहास में पार्टी का लेबल उसको परिभाषित कर देगा तो आप याद रखिए, हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, अमेरिका में जब स्लेवरी की लड़ाई थी तो स्लेवरी के पक्ष में कौन था और विपक्ष में कौन था। जिसे आज डेमोक्रेटिक पार्टी कहा जाता है वो दरअसल स्लेवरी के पक्ष में थी। और जो रिपब्लिकन, जो आज जिसका रिप्रेजेंटेटिव डोनाल्ड ट्रंप है, वो स्लेवरी के विरुद्ध थे उस जमाने में। पार्टियां लेबल होती हैं, दीर्घ काल में उसका कंटेंट बदलता रहता है। कांग्रेस पार्टी एक जमाने में इस देश के राष्ट्रवाद की एकमात्र प्रतिनिधि थी। भारत का मतलब था कांग्रेस। फिर कांग्रेस चुनाव के दलदल में उतरी, अच्छे काम भी किए, बुरे काम भी किए। आपने इमरजेंसी का जिक्र किया, शर्मनाक घटना थी। मैं बिना गुरेज के कहूंगा, बार बार कहूंगा, चाहे किसी को पसंद आए नहीं पसंद आए, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि मैं आज इस देश के लोकतंत्र पे हमले के बारे में बोलूं और इमरजेंसी का गुणगान करूं। ये कैसे हो सकता है? पाखंड है भाई ये तो। 1984 में जो हुआ इस देश में, शर्म आनी चाहिए किसी भी हिंदुस्तानी को उसके बारे में। तो जो गलत है वो गलत है। लेकिन आज जिसके साथ, जिस पार्टियों के साथ मैं खड़ा रहता हूं, केवल एक नहीं है, कई हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं इस देश का विपक्ष मजबूत हो। मैं चाहता हूं इस देश के स्वधर्म की रक्षा करने वाले लोग, कई बार जो मजबूरी से भी करते हैं, वो ठीक है, राजनीति में चलता है। तमाम लोगों, आज जिनके साथ मैं खड़ा हूं, देश के स्वधर्म की रक्षा करने की जो ताकतें हैं, अपोजिशन, उनसे मेरे तमाम मतभेद रहे होंगे। आप तो कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं, शिवसेना की बात आप कहिए, शिवसेना से कैसे मेरे डिफरेंसेस रहे होंगे आप कल्पना कर सकते हैं, है ना। तो मेरे लिए जरूरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज वो पार्टी किस सवाल पे क्या खड़ी है, आज उसका क्या चरित्र है। उसका जो अतीत है उसके बारे में मैं तो सबके बारे में खुल के बोलता हूं। जब जब सावरकर के बारे में बोलता हूं तो बाकियों के बारे में क्यों ना बोलूंगा, सबके बारे में बोलूंगा। आप चुनाव को बहुत करीब से देखते रहे, गंभीरता से देखते रहे, लेकिन आपने 2019 का जिक्र किया, 2024 का भी जिक्र किया है। राहुल जी करते हैं, बहुत सारे विपक्ष के नेता भी करते हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीती, मान लीजिए 303 सीटें आई, तो इस चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े करना, क्या आपको नहीं लगता कि जनादेश का निरादर है? और जब 404 सीटों पर देश का वोटर सम्मान कर सकता है लोकतंत्र का, तो 303 सीटों में क्या है? या 20 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार चला रहे हैं, तो एक जमाना था 28 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी सरकार चलाते थे। तो ये तो जनता ही तय कर रही है ना। फिर हमको अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए हम लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं या चुनावी व्यवस्था पर? विजय जी, केवल इस परिणाम के आधार पे तो आप नहीं कह सकते कि लोकतंत्र नहीं है। आपने तो 28, एक जमाना था जब कांग्रेस इस देश के हर राज्य पे राज किया करती थी। केवल उस आधार पे आप ये तो नहीं कह सकते थे कि देश में लोकतंत्र नहीं है।
है ना। तो इसलिए बीजेपी अगर आज 20 में है, कल को 24 में हो जाती है, तब भी केवल इस आधार पे तो हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। प्रश्न ये है कि जो चुनाव हो रहा है, क्या वो चुनाव एक फेयर तरीके से हो रहा है, यानी कि वहां पे रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन जो है वो दोनों एक दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ में जो जीत गया वो जीत गया, वो तो बिल्कुल ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति जो है समतल ट्रैक पे दौड़ लगा रहा है और दूसरे को पहाड़ के ऊपर चढ़ने को कहा जा रहा है, उसको तो आप दौड़ नहीं कहेंगे ना। कहीं ये तो नहीं है कि जो अंपायर है वो दौड़ने वाली टीम का ब्लेजर लेके घूम रहा है, उसे तो आप दौड़ नहीं कहेंगे ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो दूसरा टीम दौड़ रही है उसके सामने एक आदमी 400 मीटर की दौड़ दौड़ रहा है और दूसरे को 400 मीटर की हर्डल रेस पे कहा जा रहा है ना, तो उसको तो आप दौड़ नहीं कहेंगे। तो मेरी आपत्ति केवल इन चीजों पे है और इसके प्रमाण देने होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप ही देखिए, इस देश के अंदर हाल ही में पता लगा है कि बीजेपी ने कितना पैसा खर्च किया, और बिल्कुल फॉर्मल ऑफिशियली फाइल्ड डॉक्यूमेंट से। ऑपोजिशन ने कितना किया, बताइए कहाँ की रेस है। बताइए चुनाव आयोग आज क्या काम कर रहा है। आप बताइए, चुनाव से एक महीना पहले 10,000 रुपए आप लोगों के हाथ में पकड़ा देते हैं। ये चुनाव है या मजाक है, इसका सवाल है। अगर फेयर चाल हो, उसमें बीजेपी जीते तो बिल्कुल भाई जीते। 2014 के चुनाव के परिणाम पे मैंने कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। मैंने हमेशा कहा, लोगों ने कहा ये हो गया वो, मैंने कहा ना भाई, इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है, सम्मान करना सीखो। जनता से अगर मतभेद है, जाओ जनता के पास ना। मैंने 2019 पे भी मैंने ये कभी नहीं कहा कि 2019 का चुनाव फ्रॉड था। हाँ, उसमें बालाकोट और उसका जो प्रयोग हुआ था वो हम सब जानते हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में धांधली करके 303 सीट आई थी, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है। लेकिन इस बार जो हो रहा है पिछले कुछ चुनावों से, सारा देश जानता है दाल कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। उसकी तरफ करना न सिर्फ संभव है, बल्कि किसी भी एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक का कर्तव्य है कि वो इन चीजों पे उंगली उठाए। नहीं, उंगली उठाना ठीक है। मैं फिर एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आप जनता के बहुत करीब होते हैं, जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ। मैं कह रहा हूँ ये सारे आरोप मैं मानता हूँ और हम लोग चर्चा ही करते रहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, पैसा का इस्तेमाल हो रहा है, व्यवस्थाओं का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मुझे इसलिए ज्यादा भरोसा होता है, मैं इनको आरोपों को नहीं नकार रहा, मैं कह रहा हूँ 1977 में इन सारे आरोपों को यदि 77 के चुनाव पर ध्यान रखें तो वहां खड़ा कर दीजिए। जनता ने तो बदल दी ना सरकार। तो मैं बार बार कहता हूं, जब हम ये सारे आरोप लगाते हैं, आरोप सही होते हुए भी हम जनता की ताकत को और समझ को कमजोर समझते हैं, ऐसा मेरा कहना है। और मैं ये सवाल आपसे कर सकता हूँ, राजनेता तो जो बात करते हैं वो करते हैं। विजय भाई, एक होता है सामान्य चुनाव, एक होता है ऐतिहासिक करवट लेने वाला चुनाव। मैंने 77 अपनी आंख से देखा है। पहला चुनाव था, जबकि मुझे याद है मैंने अपनी आंख से वो चुनाव देखा था। मेरी मम्मी मेरे को अपने साथ पोलिंग बूथ में ले गई थी, मैं तो 13 साल का था, बच्चा था। अंदर जाके मम्मी ने कहा चल तू लगा दे मेरे उसके ऊपर। तो मुझे याद है वो चुनाव। मुझे याद है कि कैसे हमारे पड़ोस में सामने वाले अंकल थे जो कांग्रेस के एजेंट थे, वहां बूथ पे बैठे हुए थे, और जो लोग अंदर जा रहे थे उनको कह रहे थे हल्दर पे निशान लगाना। कांग्रेस का एजेंट कह रहा था कि जनता पार्टी को वोट दो। मुझे याद है वो चुनाव, और मुझे भरोसा है उस चुनाव से मेरी लोकतंत्र के बारे में आंख खुली। और विजय भाई, ये मेरी आस्था है, इस देश की जनता एक दिन खड़ी होगी जैसे 77 में खड़ी हुई थी, जी, वही और मैं कह रहा सब हूँ, परखचे उड़ जाएंगे। जनता लेकिन पर भरोसा। ये सोचना कि चूंकि वो नहीं हुआ इसलिए जो कुछ हो रहा है सब ठीक ठाक है, वो नहीं है। बाकी सब चुनाव के ऊपर इस पे वो नहीं हो जाता। लेकिन ये जरूर है, अंततः इन द लास्ट इंस्टेंस इस देश की जनता खड़ी होगी। 75 साल से इस देश की वो जनता मैं तो जनता पर भरोसा ही को। कर रहा हूँ। लेकिन इस सवाल को दूसरे तरीके से देखते हैं। आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन आखिरी सवाल फिर से पूछता हूँ मैं आपसे चुनावों को लेकर ही, कि 2024 के चुनाव को लें। 2024 के चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, पैसा इस्तेमाल किया गया, चुनाव आयोग इस्तेमाल किया गया, सब कुछ किया गया। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 पर पहुंच जाती है। वो वाराणसी में 3 लाख मार्जिन कम हो जाता है, विनिंग मार्जिन। वो अयोध्या जो उसकी सबसे बड़ी सीट है वो हार जाती है। और जो सबसे कमजोर पार्टी जिसे आप मान रहे हैं कांग्रेस, वो डबल हो जाती है, 52 से 99 पर पहुंच जाती है। वो समाजवादी पार्टी जिसे आप क्षेत्रीय पार्टी मानते हैं वो 33-37 सीटों पर आ जाती है। वही पार्टी तेलंगाना में जीतती है, वही पार्टी आम आदमी पार्टी पंजाब में जीतती है, स्टालिन साहब तमिलनाडु में जीतते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीतती है। तो इसलिए वो लोगों को ये तर्क गले नहीं उतरते।
मैं आपको सिंपल बात बताता हूं। आप ये कल्पना कीजिए, मान लीजिए 2024 में बीजेपी का मीडिया पे कब्जा ना होता, मान लीजिए 2024 से पहले अयोध्या में वो ना होता, मान लीजिए 2024 से पहले वो सारी चीजें ना की जाती, तब क्या बीजेपी 240 भी पहुंच पाती, या कि 200 के नीचे उतर जाती? क्या आज मोदी प्रधानमंत्री होते अगर वो सब ना हुआ होता? ये बात जरूर है कि जनता ने उसके बावजूद 240 पे उतार दिया, नहीं, लेकिन लेकिन अगर इसका भी, इसका तर्क मैं दे सकता हूँ आपको कि ये सब बातें आपकी सही हो, मैं आपकी बातों को खारिज नहीं कर रहा, लेकिन 1984 में 2 सीटें थी, वही पार्टी बिना मोदी, बिना पैसे, बिना इलेक्शन कमीशन के 85 सीटों पर खड़ी हो गई। आपने सवाल खड़ा किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी हिम्मत थी, उसने काम किया। बीजेपी दो सीटों से ऊपर उसका उठी। मतलब यह है कि आप मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ रहे। विजय भाई, मैं ऑपोजिशन को ये बात खुल के कहता रहा हूं। आपको जैसे ध्यान होगा, बाकी लोग तो भूल जाते हैं, आप नहीं भूले होंगे, मैंने बिहार चुनाव के बाद कहा कि बिहार जी, चुनाव अगर पूरी तरह फेयर होते तब भी ऑपोजिशन नहीं जीत रहा था। जेडीयू और बीजेपी आगे थी। इतनी ईमानदारी से कहने का हमें मादा होना चाहिए। तो बीजेपी आपसे आज की सवाल करने का तारीख मतलब आपकी बात नहीं कर रहा मैं में, जनरल जो बीजेपी आज की तारीख में 2 नंबर के बहुत काम कर रही है और 1 नंबर का काम भी कर रही है ना? तो मैं ऑपोजिशन को कहता हूं कि वो 2 नंबर का काम कर रहे हैं, इसलिए तुम 1 नंबर का काम मत भूलो। हाँ, और पत्रकारों को मैं कहता हूं कि वो 1 नंबर का काम थोड़ा बहुत कर देते हैं, इसलिए 2 नंबर पे इसलिए 2 पर्दा मत नंबर डालो। पे दोनों चीजें देखें। चलिए सर, बहुत अच्छी रही चर्चा। और भी लंबी चर्चा हो सकती थी, किसी बात फिर करेंगे हम चर्चा, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत सवाल बच गए, लेकिन फिर भी मैं दर्शकों को, हमारे जो मित्र लोग हैं, उनको कहूंगा कि इस किताब को जरूर पढ़ें, गणराज्य का जी, और स्वधर्म। इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर किया जा सकता है, ऑनलाइन भी सिर्फ ऑर्डर किया जा सकता है, से सेतु भी और प्रकाशन अमेजोन वगैरह से भी किया जा सकता है। जरूर पढ़ेंगे। योगेंद्र जी को तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन ये किताब उससे भी ज्यादा गंभीर है मेरे ख्याल से। बहुत बहुत बधाई आपको, सेतु प्रकाशन को। और थैंक यू सर।